अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ईल्ड। तो ईल्ड किसे कहते हैं? ईल्ड असल में प्रोडक्ट को कहते हैं, पैदावार को कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन में हमें कितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो प्रोडक्ट हम हासिल करें वो कितनी अमाउंट में मिल रहे हैं, उसी को हम ईल्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन मैंने करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और इनके रिएक्ट करने से मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इन दोनों रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से बना है और ये मेरा प्रोडक्ट्स है, और इसी प्रोडक्ट को हम ईल्ड कहते हैं। ये प्रोडक्ट कितने अमाउंट में मुझे मिला है ये कहलाएगा ईल्ड। अब ये जो प्रोडक्ट्स है ये प्रोडक्ट दो तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, दो अंदाज में हम इस प्रोडक्ट को हासिल करते हैं। एक तो हम प्रोडक्ट्स को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हासिल करते हैं, स्टिशियोमेट्रिकली हम उसको बैलेंस कर देते हैं, और दूसरा हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके सारे का सारा प्रोसीजर मेथड प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करके हम प्रोडक्ट को हासिल कर रहे होते हैं। तो दो तरह के प्रोडक्ट हो गए हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से और दूसरा बन गया प्रैक्टिकल वर्क से। तो हम कहते हैं कि हम इस प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं। कैसे क्लासिफाई करते हैं? जब हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से और दूसरा हमें कहां से मिलेगा? प्रैक्टिकल वर्क से, प्रैक्टिकल परफॉर्म करके। अब इसी तरीके से हमने जब ईल्ड की बात की तो ईल्ड को हमने क्लासिफाई कर दिया, ईल्ड की हमने क्लासिफिकेशन कर दी, और ये क्लासिफिकेशन हमने दो अंदाज में की है। अब ये जो दो अंदाज में हमने क्लासिफिकेशन की है, एक को मैंने आप लोगों को बताया कि एक प्रैक्टिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हासिल करते हैं और दूसरा हम किससे हासिल करते हैं? प्रैक्टिकल वर्क से। अब ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो हम प्रोडक्ट हासिल करते हैं हम इसको कहते हैं थ्योरेटिकल ईल्ड। ये वाला ईल्ड थ्योरेटिकल ईल्ड कहलाएगा। और जब आप सारे का सारा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हैं, उससे जो आपको ईल्ड मिलता है उसको आप कहते हैं एक्चुअल ईल्ड, वो कहलाएगा एक्चुअल ईल्ड। तो हमने ईल्ड को क्लासिफाई किया, एक है थ्योरेटिकल ईल्ड और दूसरा मेरे पास है एक्चुअल ईल्ड। जो एक्चुअल ईल्ड है हम इसको बाकायदा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से हासिल करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क से। एक्सपेरिमेंटल वर्क से हम इसको हासिल करते हैं। और थ्योरेटिकल ईल्ड असल में हम ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हासिल करते हैं। ये मुझे मिलता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, जब हम रिएक्शंस को स्टिशियोमेट्रिकली बैलेंस कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं, उस एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पे ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया वो दोबारा मैं ले लेता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं और मुझे प्रोडक्ट मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। और हमने जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो हम एक स्पेसिफिक अमाउंट में रिएक्टेंट्स को लेते हैं और उन रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा के स्पेसिफिक अमाउंट में हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फर्ज करो मैंने कैल्शियम ऑक्साइड्स को ले लिया 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने ले लिया 44 ग्राम। ये दोनों मिलकर रिएक्ट कर गए और रिएक्ट करके इन्होंने बना दिया 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर हम मोल देखें तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाया और मुझे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मिले हैं। तो ये 56 ग्राम और प्लस 44 ग्राम ये बन गया 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप लोग जरा ध्यान दें कि जितना हमने रिएक्टेंट्स लिया था वो सारे का सारा रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर गया। 56 ग्राम मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को ले लिया और 44 ग्राम मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये सारे का सारा रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर गया और सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। अब हम यहाँ पे जो मुझे ये प्रोडक्ट मिल रहा है ये इन दोनों रिएक्टेंट्स के मैस का मुकम्मल यानी एग्जैक्ट मजमुआ है। हम इसको कहते हैं थ्योरेटिकल ईल्ड। ये वाला ईल्ड क्या है? मेरे पास थ्योरेटिकल ईल्ड है। अब जरा ध्यान देना कि ये जो थ्योरेटिकल ईल्ड है हम इसको आइडियल ईल्ड भी कहते हैं।
तो जो प्रोडक्ट आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिले आप उसको थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे, आप उसको आइडियल यील्ड कहेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड या आइडियल यील्ड हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना हमने रिएक्टेंट्स रिएक्ट करवाया ऐसा नहीं होता कि सारे का सारा रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर जाए और सारे का सारा रिएक्टेंट्स उसी एग्जैक्ट हमारे डिजायरेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसी प्रैक्टिकल्स के वर्क में मेथड में ही हमारे इनएक्सपीरियंस वर्क की वजह से कुछ प्रोडक्ट अमाउंट में क्या हो जाते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, वो जाया हो जाते हैं। तो हमें जब भी प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ पे हमने परफॉर्म किया मुझे एक्सपेरिमेंट से एग्जैक्ट 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिलेगा। तो ये जो 100 ग्राम मुझे एग्जैक्ट जो यहाँ पे मिला ये तो मैंने इक्वेशंस को बैलेंस किया, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते करते भी मैंने क्या किया, यहाँ पे इतना ही अमाउंट हमने 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड लिया और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके। लेकिन जब मैंने सारे का सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और जब मैंने वेट मालूम किया, फर्ज करो मुझे कितना मिला, 90 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिला। लेकिन जब मैंने अंदाजा लगाया कि प्रोडक्ट मैंने कितना, रिएक्टेंट मैंने कितना लिया था 56 और 44 लिया था, तो फिर प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए 100 ग्राम। लेकिन मुझे कितना मिला है, मुझे जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है वो 90 ग्राम मिला है। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको जो प्रोडक्ट मिला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वो 100 ग्राम मिला, उसमें हमने देखा कि सारे का सारा रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। क्योंकि हम स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में ये अज्यूम करते हैं कि सारे का सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट में। और दूसरा पॉइंट इसका ये होता है कि नो साइड रिएक्शन, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ अज्यूम किए होते हैं, फर्ज किए होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा हकीकत में नहीं होता। हकीकत इसके बरक्स है। वो बरक्स इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया। तो जब मैंने वेट मालूम किया एंड पे जो मुझे प्रोडक्ट मिला वो मेरे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के अंदाजे के मुताबिक 100 ग्राम होना चाहिए, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उसके बाद वेट किया तो वो मुझे 90 ग्राम मिला। और डिफरेंस कितना का आ गया, 10 ग्राम का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब ये जो 10 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि हमने यहाँ पे 10 ग्राम का मैस डिस्ट्रॉय किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि ये 10 ग्राम का मैस किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं पे वेस्ट हो गया, जाया हो गया। बल्कि ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये वेस्ट हो गया। रिएक्टेंट्स का इतना मैस क्या हुआ, वो वेस्ट हुआ। में भी हो सकता है कि ये जो रिएक्टेंट्स है ये सारे के सारे रिएक्ट ना कर गए, 10 ग्राम ये अनरिएक्टेड रह गए हों। या फिर ये हो सकता है कि ये 10 ग्राम किसी न किसी तरीके से जब हम इस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डील कर रहे थे उस दौरान जाया हो गया। या हो सकता है कि प्रोडक्ट 100 ग्राम ही बने हो, लेकिन हमारे इनएक्सपीरियंस वर्क की वजह से, हमारे फिल्ट्रेशन की वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से ये किसी न किसी तरीके से पूरे प्रोसीजर में कहीं ना कहीं पे वेस्ट हो गया। तो एग्जैक्ट हम यहाँ पे ये कहेंगे कि हमारा जो एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा प्रैक्टिकल वर्क से हासिल किया जाता है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से हासिल किया जाता है। यहाँ पे जो यील्ड मुझे मिला है इस यील्ड को मैं कहूंगा एक्चुअल यील्ड, और इस एक्चुअल यील्ड को हम और नाम से भी पुकार सकते हैं। हम इसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कह सकते हैं और इसी यील्ड को हम प्रैक्टिकल यील्ड भी कह सकते हैं। क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकल से हासिल करते हैं तो हम इसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कह सकते हैं, हम इसको प्रैक्टिकल यील्ड भी कह सकते हैं। तो एक्चुअल यील्ड जो अमाउंट हमें मिल रही होती है, असल जो प्रोडक्ट्स की अमाउंट मिल रही होती है वो तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से ही मिलती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो एक आइडियल चीज है, एक थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन वो थ्योरेटिकल यील्ड को और आइडियलिटी का और इसी एक्सपेरिमेंटल वर्क का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक्चुअल यील्ड जो हमें हमेशा मिलती है उसकी अमाउंट हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। इसके कुछ वजूहात है, तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, जो एक्चुअल यील्ड है इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड।
जो हम एक्चुअल ईल्ड को हासिल करते हैं उसकी अमाउंट हमेशा थ्योरेटिकल ईल्ड से कम होती है। अब वजह क्या है, हम यहाँ पे रीजन देखते हैं। पहला पॉइंट मैं आप लोगों को देता हूँ, हो सकता है रिएक्शन में भी रिवर्सिबल, रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया हो, बीच में सारे का सारा जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट ना हुआ हो। और हम दूसरा पॉइंट ये भी ले सकते हैं कि मे भी हो सकता है कोई साइड रिएक्शन हुआ हो। हम ये भी तो कह सकते हैं कोई साइड रिएक्शन हुआ हो, यानी हम जो डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाना चाहते थे उसकी बजाय उसके साथ साथ कोई और चीज भी बनी हो, कोई पैरेलल रिएक्शन हुआ हो। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम रिएक्शन करवा रहे थे वो चेन रिएक्शन में चला गया हो। तो जब कोई साइड रिएक्शन होता है, कोई पैरेलल रिएक्शन होता है, कोई चेन रिएक्शन होता है, तो इससे हमें जो प्रोडक्ट, जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट होता है वो एग्जैक्ट उतना नहीं मिलता जितना हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लिया होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइड रिएक्शन में या पैरेलल रिएक्शन में या चेन रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट्स कुछ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अनडिजायरेबल जो हमारे पसंद के नहीं है, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जो हमें दरकार नहीं थे या जो हम बनाना नहीं चाहते थे, वो चीजें बन गई हैं। उसके बीच में भी तो रिएक्टेंट्स की कुछ अमाउंट उनके बनने में जाया हो जाती है। तो अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ आ जाएं तो कोई मैकेनिकल लॉस हो सकता है, प्रोडक्ट मैकेनिकली लॉस हो सकते हैं। मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये जो मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट्स है, हम इसको ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं। ये ह्यूमन एरर ही है, हम इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन एरर। यदि हम इसको फिल्टर कर रहे थे, उस दौरान कुछ प्रोडक्ट वेस्ट हो गया, या फिर जब हम इसको एक बर्तन से, एक बीकर से दूसरे बीकर में उंडेल रहे थे, तो कुछ प्रोडक्ट पहले वाले बीकर के किनारों पे अटैच या जुड़ा हुआ रह जाता है या नीचे बॉटम पे रह जाता है, तो हमें एग्जैक्ट फिर उतनी अमाउंट में प्रोडक्ट नहीं मिल रही होती जितनी अमाउंट में हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हासिल की होती है, जो हमने अंदाजा लगाया होता है कि इतने अमाउंट में हमें ये मिलेंगी। अब उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारे पास फोर्थ पॉइंट में हम कह सकते हैं कि फोर्थ पॉइंट में हमारे पास क्या रिएक्शन कंडीशन डिस्टर्ब हुए हों। रिएक्शन कंडीशन किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब हुआ। अब ये जो रिएक्शन कंडीशन डिस्टर्ब हुए हैं, वो रिएक्शन कंडीशन कौन सा सकते हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कोई कैटालिस्ट वगैरह है। ये जो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, ये हर रिएक्शन के लिए ऑप्टिमम होते हैं। हम जब वो ऑप्टिमम कंडीशन देते हैं तो उससे हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट देते हैं। अगर हम उसे टेम्परेचर, प्रेशर को आगे पीछे करें या कैटालिस्ट को चेंज करें, तब रिएक्शन हो तो रहा होता है, लेकिन वो रिएक्शन या तो स्लो हो जाता है या प्रोडक्ट्स बनने में कोई ना कोई खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट्स जो ऑप्टिमम कंडीशन में मिलने थे, अब वो प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेंगे जो पहले मिल रहे थे। इस वजह से यहाँ से भी क्या हो सकता है, एक्चुअल यील्ड हमारे हमेशा कम मिल रहे हैं। उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने हासिल किए वो मे भी हो सकता है वोलेटाइल नेचर के हों, वोलेटाइल नेचर हो, रिएक्टेंट्स की नेचर वोलेटाइल हो, प्रोडक्ट्स की नेचर वोलेटाइल हो, जिसकी वजह से ये कहाँ पे चले जाते हैं, हवा में चले जाते हैं, और फिर वही अमाउंट हमें क्या होती है, कम मिल रही होती है। हम कह सकते हैं कि मुझे जो प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो रिएक्शन करवा रहे हैं, उसमें से कुछ जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो अनरिएक्टेड रह जाते हैं। रिएक्टेंट्स अनरिएक्टेड रह जाते हैं, सारे के सारे रिएक्टेंट्स रिएक्ट नहीं कर पाते, तो इस वजह से भी हमें प्रोडक्ट्स कम मिल रहे होते हैं। तो ये था एक्चुअल यील्ड की अमाउंट, यानी एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है। तो ये कुछ रीजन है, कुछ बेसिक वजूहात हैं। हमारे इनएक्सपीरियंस वर्क की वजह से भी वो कम हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लैब में काम कर रहा होता है, तो उसके इनएक्सपीरियंस वर्क की वजह से भी ये अमाउंट हमारे पास क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो ये वजूहात थे जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। अब इसके अलावा एक और मेन चीज है कि हम रिएक्शंस की एफिशिएंसी भी मालूम कर सकते हैं कि एक रिएक्शन कितना एफिशिएंट है, उससे हम कितने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं,
कितना अच्छा रिएक्शन वो जा रहा है, हमें रिजल्ट कितना अच्छा वो दे रहा है, तो वो हम उसकी एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शंस कहते हैं, हम उसको परसेंटेज यील्ड से मालूम करते हैं। परसेंटेज यील्ड असल में क्या है, हम अमाउंट ऑफ एक्चुअल यील्ड जो है, एक्चुअल यील्ड को हम डिवाइड कर देते हैं थ्योरेटिकल यील्ड पर और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। तो एक्चुअल यील्ड जो हमें अमाउंट मिल जाती है जब हम उसको थ्योरेटिकल यील्ड पे डिवाइड करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, हमें जो अमाउंट मिलती है, जो रिजल्ट मिलता है, जो परसेंटेज मिलती है, हम उसको परसेंटेज यील्ड कहते हैं और उसी को हम एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। इससे हमें रिएक्शन की एफिशिएंसी का पता चल जाए। अगर 90% आपको परसेंटेज मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि आपका जो रिएक्शन है, आपका जो वर्क है, आपका जो काम है वो बहुत एक्सीलेंट है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर 90% से कम आ जाइए तो इसका मतलब यह है कि आप कोई अच्छे तरीके से ये रिएक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाए, आपका ये मेथड इतना अच्छा नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को यील्ड की समझ आ गई होगी, परसेंटेज और एक्चुअल यील्ड में फ़र्क का भी पता चल गया होगा। इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।